प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और पूरे बिहार के सबसे विश्वसनीय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में। साथियों, आज होली का पावन पर्व है और इस पावन पर्व में मैं आपके लिए एक शानदार फिजिक्स की क्लास लेकर के आया हूं। आप सभी को अच्छे से परिचित है, आपने अब तक शॉर्ट्स देख लिए होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा कि विद्याकुल का डंका पूरे बिहार में बज चुका है और विद्याकुल के छात्रों ने अपने नंबरों से रंग भर दिए हैं पूरे बिहार में। साथियों, बिहार बोर्ड में स्टेट रैंक पे कई सारे विद्याकुल के छात्र चयनित हुए हैं और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट रैंक में भी फिजिक्स में 99 नंबर तक टॉपर में गए हैं। साथियों, ये खुशी का पल निश्चित है और निश्चित इस बात को भी आपको करना है कि अगले साल जब आप भी परीक्षा दें, फिजिक्स की परीक्षा दें, तो उसमें आपका नंबर इतना ही होना चाहिए, बल्कि जो इस बार 99 पे रह गया वो अगली बार 100 में से 100 मारिएंगे और ये आपको मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा और उसी हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपके इस पूरे साल में, आपकी उस पूरी मेहनत में मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा। इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और अपने सब दोस्तों मित्रों को ये शेयर कर दीजिए चैनल, क्योंकि ये बिहार का नंबर 1 ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, सबसे विश्वसनीय कंटेंट देने वाला एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पे आपको गलतियां नहीं, सिर्फ प्योर कंटेंट दिया जाता है। आपको झूठे वादे नहीं, आपके सपनों को पूरा किया जाता है। तो साथियों, अभी अभी शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों मित्रों साथियों को। मुझे पता है आपके पास बच्चों का ग्रुप होता है, बहुत सारे बच्चों का, उन सबको शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि ये जो हम अच्छा काम कर रहे हैं अपने बिहार की माटी के लिए, आप सब के लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट को ला रहे हैं, ये सब उन सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो शिक्षा से वंचित है, जो एक छोटे से गांव में एक दिया तले बच्चा पढ़ रहा है, बिना गाइडेंस के पढ़ रहा है। उस सब बच्चों को असली गाइडेंस मिलनी चाहिए, एक ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो ना सिर्फ उसे कक्षा 12 में बल्कि उसे कक्षा 12 के बाद, यानी कि अगर वो नीट या जेई की तैयारी करता है तो उसके लिए भी उसका कंटेंट इतना दमदार होना चाहिए कि अगर वो 12 पढ़ रहा है तो नीट और जेई को फोड़ने की हिम्मत रखता हो। साथियों, तो साथियों, जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए सभी को ये वीडियो, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी देरी के। मैं जानता हूं आपने शेयर कर दिया होगा, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट तरीके से। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के अंतर्गत संधारित्रों का संयोजन। बहुत बार बोर्ड में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, आज उन सभी प्रश्नों को आपको कराऊंगा, साथ ही साथ नीट और जेई के प्रश्न भी आपको कराऊंगा। तो अंत तक बने रहिए, जाइएगा मत, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, तभी ये कंसेप्ट समझ में आएगा। कॉपी पेन मेरे साथ साथ रखिएगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको शुरुआत करता हूं कि संधारित्रों को प्रदर्शित किससे करते हैं। संधारित्र को अगर मैं कहूं सिंबल के फॉर्म में, यानी प्रतीक चिन्ह अगर मैं संधारित्र का बनाऊं तो प्रतीक चिन्ह इसका कैसे बनेगा। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में संधारित्र की आप सभी जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ इस तरीके से दो प्लेटें होती हैं। इस तरीके से ऐसे दो प्लेटें बना ली जाती हैं, समांतर आपस में दो लाइनें खींच करके समांतर प्लेट संधारित्र की प्रतीक बना लिया जाता है। एक प्लेट से एक तार निकला रहेगा, दूसरे प्लेट से दूसरा तार निकला रहेगा। इस तरीके से दो प्लेट और दोनों प्लेट से दो दो तार निकले रहेंगे। अब इन दो तारों से आप एक बैटरी ले लीजिए और उस बैटरी से ऐसे करके जोड़ दीजिए। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एक प्लेट को जोड़ दीजिए और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एक प्लेट को जोड़ दीजिए।
क्या आप समझ पाए मैंने क्या किया? फिर से देखिए, आप फिर से एक बार देखिए, चीज़ों को समझिए बेहतर तरीके से। जब तक आप समझ नहीं जाते, कंसेप्ट को लिखिए, बनाइए, कॉपी में अपने से करने का प्रयास करिए। फिर से देखिए, क्या कहा मैंने कहा एक समांतर प्लेट संधारित्र की रचना करनी है। समांतर प्लेट संधारित्र को बस इस तरीके से दो लाइन समांतर लाइन खींच दीजिए, बस समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। अब इसमें क्या करना है, आपको एक प्लेट से एक तार निकालनी है, दूसरे प्लेट से एक तार निकालनी है, एक बैटरी लेना है और बैटरी के दो टर्मिनल बनाने हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। आप सभी जानते हैं बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, आपको जोड़ देना है, यानी ये वाली जो तार आई है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और ये वाली जो तार आई है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना। जो नेगेटिव टर्मिनल वाला बैटरी का वोल्टेज होता है यानी विभव होता है, उसे अक्सर शून्य माना जाता है। तो नेगेटिव टर्मिनल वाले बैटरी का जो वोल्टेज है उसे क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल वाले बैटरी का वोल्टेज को हम V मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज है वो जीरो हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज को V मान लिया। तो अगर मैं इन दोनों टर्मिनल्स के बैटरी के जो दो टर्मिनल है इनके बीच का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर निकालूं, एक का विभव मैंने V माना, पॉजिटिव टर्मिनल का विभव V, नेगेटिव टर्मिनल के विभव को मैंने शून्य मान लिया। अब अगर मैं इनका विभवांतर निकालूं, विभवांतर यानी प्लेटों के बीच के विभवों का अंतर, इसका विभव V, इसका विभव 0, दोनों का विभवांतर कितना हो जाएगा, बैटरी के सिरों का, बैटरी के टर्मिनल का विभवांतर होगा V माइनस 0 और V माइनस 0 कितना होता है, V। तो बैटरी के टर्मिनल का विभवांतर V हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज, बढ़िया चीज बताता हूं। बढ़िया चीज ये है कि जो भी संधारित्र की प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से कनेक्ट होती है उस पे उसका विभवांतर भी शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका ऋण टर्मिनल है तो ऋण टर्मिनल से कनेक्ट होने पर इसका भी विभवांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर मैं इसे बी प्लेट कहूं तो बी प्लेट का जो विभवांतर है वो कितना है, शून्य है। और ए प्लेट का विभवांतर, अगर मैं इसे ए प्लेट कहूं तो ए प्लेट का विभवांतर, चूंकि ए प्लेट हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसका विभवांतर हो जाएगा वी ए, यानी कि कितना विभवांतर हो जाएगा, वी। तो पॉजिटिव प्लेट का टर्मिनल जो पोटेंशियल है ये हमारी कौन सी बन जाएगी, पॉजिटिव प्लेट। कैसे बनेगी पॉजिटिव प्लेट, आप बताओ। दरअसल यहां पे देखिए, ये वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये वाली प्लेट हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और ये वाली प्लेट जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये वाली प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इस तरीके से, ऐसे। तो हमारे पास दो प्लेटें हैं संधारित्र में, एक हमारी पॉजिटिव है चूंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एक हमारी नेगेटिव है चूंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। हमारी पहली प्लेट का जो पोटेंशियल है यानी कि विभव है वो हमारा V है और जो हमारी दूसरी प्लेट का पोटेंशियल है वो हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब यहां पे होता क्या है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो प्लेटों के बीच में, दो चीजों के बीच में, अगर विभवों का अंतर है, आपको मैंने प्रारंभ में बताया था कि अगर मेरे पास दो बाल्टियां हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे एक बाल्टी और यहां पे एक बाल्टी दो बाल्टियां हैं, इसमें पानी का स्तर इतना ऊंचा है और इसमें पानी का स्तर इतना नीचे है पानी का स्तर। और अगर मैं इन दोनों बाल्टियों को आपस में जोड़ दूं किसी भी पाइप की सहायता से, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो जिसमें पानी का स्तर ज्यादा है उसमें से पानी निकल निकल के कम स्तर वाली बाल्टी में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का स्तर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए साथियों। तो जब दोनों का स्तर बराबर हो जाएगा तो पानी एक दूसरे में बहना रुक जाएगा, ये होता है नियम। ठीक है, तो वही यहां पे भी होगा। यहां पे क्या होगा, एक का पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल क्या है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ प्लेट है उसका विभव उच्च है। विभव उच्च होने का मतलब उसमें पानी ज्यादा भरा है। और अच्छा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड है बैटरी के, उसमें पानी कम है, उसमें क्या है, उसमें पानी कम भरा है, ऐसे समझिए। तो इसमें क्या होता है, जब पानी कम ज्यादा भरा होता है तो एक में से पानी निकलने लगता है और दूसरे में तब तक जाता है जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए।
वही यहाँ पे भी होगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है, एक में विभव उच्च होता है, दूसरे में विभव निम्न होता है, यानी कि प्लेटों के बीच क्या हो, प्लेटों के बीच अगर विभवांतर हो, क्या हो, विभवांतर हो, तो आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है। यानी बैटरी के जो इस टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल याद रखिएगा, धनात्मक सिरे से क्यों आवेश निकलने लगेगा और निकलते 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 क्यों आवेश बैटरी के दोनों प्लेटों के बीच में जाके कलेक्ट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। तो यहां से क्यू आवेश निकलेगा, बैटरी से क्यू आवेश निकलेगा और क्यू आवेश निकल के बैटरी के दोनों प्लेटों के बीच में क्या होने लगेगा, आवेश का संचय होने लगेगा, कलेक्शन होने लगेगा। इस तरीके से संधारित्र क्या करता है, अपने अंदर आवेशों को धारण करता है। संधारित्र का काम ही तो यही है, मैंने आपको परिभाषा में बताया था, संधारित्र यानी धारिता, यानी आवेशों को धारण करने की क्षमता। तो ये बैटरी से जैसे ही देखा कि भाई साहब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया, बैटरी के इस सिरे से पानी जैसे इसमें से निकलना चालू हो जाता है, वैसे ही बैटरी से आवेश निकलना चालू हो जाते हैं और संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या होने लगते हैं, भरने लगते हैं। यानी कि संधारित्र हमारा चार्ज होने लगता है, कैपेसिटर हमारा चार्ज होने लगता है। तो साथियों चलिए, आपने पूरा कैपेसिटर यानी संधारित्र का जो कंसेप्ट होता है कि किस प्रकार से हमने बैटरी को जोड़ा संधारित्र के साथ और हमारा जो संधारित्र है वो चार्ज होने लगा, ये आपने समझ लिया। चलिए इसको हम संयोजन करके देखते हैं। यानी कि अगर मैं एक से ज्यादा संधारित्रों को श्रेणी क्रम में एक साथ ऐसे जोड़ दूं और समांतर क्रम में एक साथ ऐसे जोड़ दूं और फिर बैटरी लगा दूं, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उन सब पे चर्चा करते हैं बारी बारी से। साथियों संधारित्रों का संयोजन का अर्थ होता है कि मैं 3 से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ दूं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला लिखा हुआ हूं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक संधारित्र ऐसे लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक संधारित्र ऐसे लिया, दूसरा संधारित्र ऐसे लिया, तीसरा संधारित्र ऐसे लिया, तीनों की धारिताएं अलग अलग है। मतलब एक में कुछ ज्यादा धारण कर सकता है आवेश, एक में कुछ कम धारण कर सकता है, एक में कुछ और ज्यादा धारण कर सकता है। तीनों की धारिताएं अलग अलग है, धारण करने की क्षमता तीनों को अलग अलग है। मतलब आप समझ लीजिए, एक छोटी बोतल है, उसके बगल में एक बड़ी बोतल रख दिया, उसके बगल में एक और बड़ी बोतल रख दिया, 3 अलग अलग बोतल रखी हुई है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने क्या किया, इसमें से जो इसका ये वाली प्लेट है, इस वाली प्लेट से, मतलब इसमें देखिए 2 प्लेट है, ये पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, इस वाले की दूसरी प्लेट को इस वाले की पहली प्लेट से एक तार से जोड़ दिया, इस वाले की दूसरी प्लेट को इस वाले की पहली प्लेट से एक तार से जोड़ दिया। इसकी पहली प्लेट इधर खाली रह गई तो इधर से एक तार निकाल दिया, इसकी दूसरी प्लेट इधर खाली रह गई तो इधर से एक तार निकाल दिया। इस तरीके से हमारे जो 3 संधारित्र थे, तीनों की धारिताएं अलग अलग थी, तो हम लिख देते हैं, माना पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है और तीसरे की धारिता C3 है। तीनों की अलग अलग धारिताएं हैं C1, C2, C3, और तीनों को हमने इस प्रकार से किस में जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसकी जो पहली प्लेट है उसमें से निकले तार को एक बैटरी से जोड़ दूंगा। मैं यहाँ पे एक बैटरी लेने जा रहा हूं, देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक बैटरी ले ली, ऐसे करके। आप यहाँ पे सेल या बैटरी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बैटरी इस्तेमाल कर ली है। अब अगर मैं बैटरी इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए ध्यान से, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जो तार निकला है, इसको निकाल करके ऐसे इस वाले हिस्से से ऐसे जोड़, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको निकाल के ऐसे इस वाले हिस्से से ऐसे जोड़ दिया। तो समझ में तो आ गया सर, जोड़ दिया दोनों साइड से। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहां पर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, आप सभी जानते हैं कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का विभव क्या होता है, 0, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का विभव क्या माना हमने, V माना। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का विभव V, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का विभव 0 हो गया, जिसकी वजह से, चूंकि देखिए ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिएगा,
बहुत ध्यान से देखिएगा, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है? C3 के दूसरी प्लेट से, C3 के दूसरी प्लेट से कनेक्टेड है। C3 की पहली प्लेट ये है, C3 की दूसरी प्लेट ये है। तो C3 के दूसरी प्लेट से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया नेगेटिव प्लेट का? जो तार जिससे कनेक्टेड रहेगा उसका पोटेंशियल वही हो जाएगा, वही पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे देखिए, चूंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल यानी विभव जीरो है, तो इसका विभव चूंकि जीरो है तो ये तार जाकर के इससे जुड़ गया, तो इस वाली प्लेट का भी विभव कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे जुड़ोगे वही हो जाओगे। कहते नहीं है कि अगर किसी बुरे के संगत में रहोगे तो बुरा बन जाओगे, और अच्छे के संगत में रहिएगा तो अच्छा बन जाइएगा। कहते हैं ना, कहावत सुनी है आपने। तो वही देखिए, यहां पे देखिए, पॉजिटिव प्लेट का जो टर्मिनल था उसका पोटेंशियल, उसका विभव V है, तो उससे जो प्लेट कनेक्टेड है, माने ये वाली C1 की पहली वाली, ये प्लेट का भी विभव V हो जाएगा। और चूंकि नेगेटिव प्लेट से C3 की दूसरी प्लेट कनेक्टेड है, तो इसका भी विभव शून्य हो जाएगा। तो आपने विभव देख लिया। अब देखिए अंदर अंदर ध्यान से देखिए, अंदर देखिए C1 की पहली दूसरी प्लेट है, C1 की दूसरी प्लेट और C2 का पहला प्लेट, C1 का दूसरा प्लेट, C2 का पहला प्लेट एक तार से कनेक्टेड है, और एक तार से कनेक्टेड है तो दोनों का विभव सेम होगा। यानी C1 का जो दूसरा प्लेट है इसके विभव को हम VA मान लेते हैं, और C2 का जो दूसरा प्लेट है उसका भी विभव उतना ही रहेगा VA। दोनों एक ही विभव पे रहेंगे क्योंकि दोनों एक ही तार से जुड़े हैं। देखिए, वही एक तार से ये भी, वही एक तार से ये भी जुड़ा है, दोनों सेम तार से जुड़े होने के कारण दोनों का विभव सेम रहेगा। अब देखिए, अब ये तार और ये मतलब ये प्लेट C3 की पहली प्लेट और C2 का दूसरा प्लेट, ये दोनों आपस में भी एक तार से जुड़े हैं, इसलिए इसका भी विभव एक ही रहेगा। तो हम इसके विभव को VB मान लें, इसके विभव को भी फिर VB मानेंगे, दोनों का विभव सेम रहेगा। अगर इसका विभव VB मानिएगा तो इसका भी VB ही रहेगा। तो आप सभी इतनी बात समझ पाए? फिर से समझा दें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, डायग्राम आप सभी को ध्यान से सुन करके तभी बनाना है, तभी आप अच्छे से बना पाओगे और तभी आप अच्छे से इसे कर पाओगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा? मैंने कहा 3 संधारित्र हैं, एक की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। पहले वाले संधारित्र की पहली प्लेट को मैंने बाह्य बैटरी, बाहर ली गई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और तीसरे संधारित्र की जो अंतिम प्लेट है यानी कि दूसरी प्लेट है, इसका मैंने उठाया और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का जो विभव होता है शून्य मानते हैं, इसलिए इसका विभव शून्य हो गया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का विभव V है, इसलिए पहली वाली प्लेट जो C1 की पहली प्लेट है उसका विभव भी V हो गया। अब जिस तार से जुड़ा होगा, जैसे ये दोनों प्लेट देखिए एक तार से जुड़े हैं, इसलिए दोनों का विभव हमने एक ही मान लिया, यानी इसका VA तो इसका भी VA। इन दोनों प्लेटों को मैंने एक तार से जोड़ रखा है, ये वाला और ये वाला, इसलिए इन दोनों का भी विभव मैंने एक ही मान लिया, VB और VB। बस इतना सा खेल है। क्या सभी बच्चे इतना समझ पाए? कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो, हाँ सर समझ गए, मजा आ गया। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर इतना बात समझ गए तो अब देखिए सब प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित हो चुका है। ध्यान से देखिए, ये देखिए इसका प्लेट का V विभव है, इसका VA विभव है, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। इसका देखिए VA विभव, इसका देखिए VB विभव, दोनों का अलग अलग विभव है, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर अभी भी है। इसका VB विभव, इसका 0 विभव, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर अभी भी कुछ है। जब दोनों प्लेटों के बीच में कुछ विभवांतर होता है तो बैटरी से उसी क्षण क्या निकलता है? बताइए फटाफट। बैटरी से उसी क्षण निकलता है आवेश, और वो आवेश कहां जाएगा? बैटरी के जो संधारित्र है उसी के अंदर जा जाके घुस जाएगा, संचित हो जाएगा, जा जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से निकलने लगेगा क्यों आवेश, क्यों आवेश निकलेगा, भन 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 भन, क्यों आवेश इसमें भी जाएगा, फिर वही क्यों आवेश इसके अंदर भी जाता है, और वही क्यों आवेश इसके अंदर भी जाता है।
समांतर प्लेट संधारित्र में जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं साथियों, तो याद रखिए दो चीजें याद रखिए। कौन कौन सी दो चीज याद रखिए? कौन कौन सी दो चीज है? पहले तो याद रखिए, पहली चीज ये है, इसमें आवेश सभी प्लेटों में क्यों ही रहता है। माने आवेश जो भी चलेगा बैटरी से वही पहली में भी जाएगा, दूसरी में भी, तीसरे में भी, सब में समान आवेश जाता है। तो सब में क्या होता है? समान आवेश रहता है। लेकिन दूसरा नंबर देखिए, यहां पे विभवांतर सब में समान नहीं है, प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। तो विभवांतर प्लेटों का दूसरा चीज क्या है? विभवांतर अलग अलग होगा, सबका सबका विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है जब भी आप श्रेणी क्रम में जोड़िए संधारित्रों को। चलिए सर समझ गए इतनी बात। तो चलिए अब फिर मैं देखता हूं, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, बस आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही आराम से समझ जाइएगा। अब मैं पहले वाले प्लेट के कारण लिखने वाला हूं। पहले वाले प्लेट, पहले संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए, 3 बार मैं इसे लिखूंगा। तो मैं इसको मैं 2 हिस्सों में बांट लेता हूं ताकि आप समझ पाओ। मैं यहां लिखने जा रहा हूं पहले संधारित्र हेतु, पहले संधारित्र हेतु। अब अगर मैं पहले संधारित्र हेतु चीजों को लिखूंगा तो आपको संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पता है क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V। तो अगर मैं इसे पहले संधारित्र हेतु लिखूं C बराबर Q अपॉन V, तो मैं पहले संधारित्र हेतु क्या लिखूंगा? पहले संधारित्र की धारिता C नहीं है, C1 है। तो मैं यहाँ पे पहले संधारित्र के लिए यहाँ C1 लगा दूंगा। पहले संधारित्र में आवेश कितना है? कहोगे सर Q ही है पहले संधारित्र में आवेश, तो Q ही लिखा रहने देते हैं। विभव बताइए कितना है पहले संधारित्र का? यहाँ पे जो विभव है ना, वो विभव नहीं है, जो Q अपॉन V में फॉर्मूला V है, वास्तव में वो विभवांतर है दोनों प्लेटों के बीच का। तो ध्यान से समझिएगा, C बराबर Q अपॉन V में V क्या है? संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब पहले वाले संधारित्र की हम बात कर रहे हैं, हमने क्या लिखा? पहले संधारित्र हेतु। तो पहले संधारित्र का अगर आप बात कर रहे हैं तो पहले संधारित्र का कौन बताएगा? विभवांतर। देखिए पहली प्लेट का विभव V, दूसरी प्लेट का विभव V है, तो दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर कैसे निकालिएगा? एक का V, दूसरे का VA। विभवांतर क्या होता है? विभव का अंतर, यानी V में से VA को घटा दे तो क्या निकल के आएगा? यहां पे क्या लिखें? V माइनस VA। विभवांतर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? विभवांतर V माइनस VA। Q अपॉन में V क्या है? विभवांतर है, इसलिए पहले प्लेट का क्या लिखा? विभवांतर लिखा। ठीक है। अब देखिए यहां से आप अगर C1 बराबर तो लिख लिए हैं, अब अगर यहां से आप V माइनस VA इसको इधर लाइए, V माइनस VA, तो जब ये इधर आएगा बेटवा तो फिर ये C1 के साथ ऐसे गुणा हो जाएगा, बराबर Q इधर शेष बचेगा बस। अब मुझे अगर सिर्फ यही चाहिए इधर, तो मैं इसको इधर नीचे भेज देता हूं, यानी V माइनस VA बराबर बचेगा Q अपॉन में C1। ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा। चलिए अब दूसरे संधारित्र के लिए लिखिए, दूसरे संधारित्र हेतु, दूसरे संधारित्र हेतु। अगर आप दूसरे संधारित्र की यहां बात करिएगा तो C1 बराबर Q अपॉन V है, तो दूसरे संधारित्र के लिए क्या लिखेंगे? C2 बराबर Q अपॉन V, C2 बराबर Q अपॉन V। चलिए दूसरे संधारित्र के लिए लिख के देखिए, क्या लिखिएगा आप? C2 बराबर Q अपॉन में V। लेकिन यहाँ क्या आप V लिख पाएंगे? नहीं, दूसरे संधारित्र का जो प्लेट का बीच का विभवांतर है वो अलग है। क्या है विभवांतर? कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर है VA माइनस VB। पहले का विभव VA, दूसरे का विभव VB, दोनों प्लेटों के विभव का अंतर कितना होगा? VA माइनस VB। होगा कि नहीं होगा बताइए आप जरा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? विभवांतर की जगह VA माइनस VB। अब ये इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे? VA माइनस VB बराबर Q अपॉन में कितना? C2। क्या ये लिखा जा सकता है? इसको मैं समीकरण नंबर 1 बना देता हूं, इसको मैं समीकरण नंबर 2 बना देता हूं। 2 समीकरण हो गए हमारे पास, 2 समीकरण हो गए हमारे पास। अब देखते जाइए, अब देखते जाइए। तब तीसरे संधारित्र के लिए लेते हैं, तीसरे संधारित्र हेतु, तीसरे संधारित्र हेतु।
अच्छा, तीसरे संधारित्र के लिए जब हम फॉर्मूला लेंगे तो C3 लेंगे, क्योंकि तीसरा संधारित्र की धारिता C3 है, उसमें आवेश लेकिन क्यों ही गया है। और तीसरे संधारित्र का जो विभवांतर है वो कितना है, तीसरे संधारित्र का जो विभवांतर है, एक प्लेट में VB, दूसरे प्लेट में 0 विभवांतर, तो VB माइनस 0 कितना होगा विभवांतर, VB माइनस में 0, VB में से 0 घटाइएगा तो VB ही आएगा, VB ही आएगा, VB में से 0 घटाइएगा तो VB ही आएगा, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन में VB आ जाएगा बराबर C3। VB को उधर भेजिए तो VB इंटू C3 हो जाएगा बराबर Q। अब यहाँ से C3 बराबर C3 नहीं, VB बराबर निकालिए तो VB बराबर आ जाएगा Q अपॉन में C3। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। आपके पास 3 समीकरण हो गए, एक ये, एक ये, एक ये। अब इन तीनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, सबको जोड़ दें अगर, तो देखिए तीनों समीकरणों को हम जोड़ने जा रहे हैं। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर 1 व 2 ऐसे लिख लेते हैं, 1, 2 व 3 को जोड़ने पर अगर मैं सबको जोड़ दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, V माइनस वी ए बराबर Q अपॉन C1, क्या मिलेगा, V माइनस वी ए बराबर Q अपॉन C1, ये लिखा पहला। अच्छा, पहले सबका बायां पक्ष लिख लें क्या, ऐसे कर लेते हैं, पहले सबका बायां पक्ष लिख लेते हैं, तो इसका बायां पक्ष ये हो गया। दूसरे वाले का बायां पक्ष देखिए VA माइनस VB है, तो प्लस करके VA माइनस VB कर लेते हैं, फिर प्लस कर लेते हैं, तीसरा भी जोड़ देते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है VB, तीसरा का VB, तो तीसरा का हम जोड़ रहे हैं समीकरण में VB बराबर, तीनों का हमने जोड़ दिया। अब तीनों का दायां पक्ष लिखते हैं एक तरफ, Q अपॉन C1 पहले का, तो Q अपॉन C1 पहले का लिख दिए, प्लस में दूसरे का क्या लिखेंगे, Q अपॉन C2 दूसरे का, Q अपॉन C2, तो हम दूसरे का लिख देंगे Q अपॉन C2। अच्छा, एक और है, कौन है तीसरा, तीसरा देखिए Q अपॉन C3, कौन, Q अपॉन C3, तो Q अपॉन C3 तीसरा आ जाएगा, Q अपॉन C3 तीसरा हो गया। अब देखिए क्या करिएगा, सबको जोड़ डालिए, सबको जोड़िए, देखिए VA प्लस में VB, VA माइनस में दोनों कट जाएगा, VA प्लस VA माइनस कट गया, VB प्लस VB माइनस कट गया, क्या बचा, सिर्फ V बचा, इधर बचा हमारे पास सिर्फ V बराबर, उधर क्या बचा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस में Q अपॉन C3, ये बचा। सबका Q कॉमन ले लिया जाए, Q कॉमन ले लीजिए, बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये बचा बराबर V। अब इधर Q गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, Q इधर गुणा है ना जी, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये बनेगा V अपॉन में Q बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन में C3। अच्छा, कोई ये बताए, मैंने आपको अभी बताया था C बराबर Q अपॉन में V, तो अगर मैं V अपॉन Q निकालना चाहता हूं, इसको ऊपर और इसको नीचे लाना चाहता हूं, V अपॉन Q निकालना चाहता हूं, V अपॉन Q, तो ये भी तो पलटेगा। आप बताओ, क्या C बराबर Q अपॉन V है और मैं चाहता हूं V अपॉन Q निकालना, आप बताओ कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि C बराबर Q अपॉन V है, तो V अपॉन Q निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आप जानते हो ये पलट जाएगा, ये हर में आ जाएगा, और अंश में क्या लिखेंगे, तब हम 1 लिखेंगे और हर में लिखेंगे C, तो हमारा हो जाएगा V अपॉन में Q 1 अपॉन C के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन Q की जगह पे क्या लिख देंगे, फिर हम V अपॉन Q की जगह लिख देंगे 1 अपॉन C लिख देंगे, तो हमारा यही समीकरण क्या बन जाएगा, बताइए जल्दी से, यही समीकरण हमारा V अपॉन Q की जगह हो जाएगा 1 अपॉन C बराबर, इधर आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस में इधर रहेगा 1 अपॉन C2 प्लस में और क्या रहेगा 1 अपॉन C3। इस तरीके से हमारे पास 3 संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए अब एक बार समांतर क्रम संधारित्र का संयोजन देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में होता है तो कैसे जोड़ा जाता है, जैसे देखिए, मान लिया हमने एक संधारित्र को इस तरीके से ऐसे जोड़ दिया, या फिर मैं आपको संधारित्र 3 पहले बना के दिखाता हूं। मान लिया एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये है। 3 संधारित्र मैंने ऐसे लिए साथियों, तीनों को इस प्रकार से रख दिया
कि भाई पहला संधारित्र की धारिता कुछ हो सकती है, मान लिया C1, दूसरा संधारित्र की धारिता C2 और तीसरा संधारित्र की धारिता C3। 3 संधारित्र है, तीनों की अलग अलग धारिता है। माने एक बोतल ऐसी है और दूसरी बोतल हम मान लेते हैं कुछ ऐसी है, 3 अलग अलग धारिता की बोतल एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे करके रखी हुई। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें देखिए आगे होता क्या है कि तीनों की धारिताएं तो अलग अलग है, धारण करने की क्षमताएं अलग अलग हैं, और तीनों को इस तरीके से रखा गया। तीनों की जो पहली प्लेट है, देखिए तीनों की पहली प्लेट ये वाली, तीनों की पहली प्लेट आप देख रहे हैं और तीनों की दूसरी प्लेट भी देख रहे हैं। तो पहली प्लेट जो आप देख रहे हैं उन सबको जोड़ दीजिए एक तार से। 3 अलग अलग तार निकालिए और तीनों को एक ही बिंदु पे जोड़ दीजिए, गठिया दीजिए, इसे गाठी मार दीजिए। तो तीनों का पहली प्लेट से तार निकालिए एक एक तार और तीनों को एक ही जगह पे जोड़ दीजिए। तीनों का दूसरी प्लेट से भी एक एक तार निकालिए और तीनों को एक बिंदु पे लगा के गठिया दीजिए। अब क्या करिए, यहां से एक तार निकालिए ऐसे बाहर, यहां से एक तार निकालिए इससे बाहर, और एक बैटरी ले लीजिए हाई वोल्ट का जो सबको चार्ज कर सके, और बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए किससे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दीजिए इस वाले सिरा से, नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दीजिए इस वाले सिरा से। अगर बैटरी का जो प्लस है माने कि धनात्मक टर्मिनल है उसका वोल्टेज हम कितना मानते हैं, V मानते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। तो इस हिसाब से चूंकि ये वाला तरवा देखिए ऐसे ऐसे गया है, 0 टर्मिनल पे ऐसे ऐसे गया है, माने ये यहाँ से एक तार ऐसे आया, एक तार ऐसे, एक तार ऐसे, माने इसका संधारित्र का पहला प्लेट भी वहीं से कनेक्टेड है, दूसरा प्लेट भी वहीं से, तीसरा प्लेट भी वहीं से। तो अगर इस वाले पॉइंट का टर्मिनल 0 हो गया, वोल्टेज 0 हो गया, क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट तो डायरेक्ट इस वाले बैटरी से कनेक्टेड है ना, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होने की वजह से ये वाले पॉइंट का वोल्टेज 0 हो गया। अब ये वाले पॉइंट का वोल्टेज 0, तो ये इसका C1 की जो दूसरी प्लेट है इसका भी वोल्टेज 0, तो इसका भी वोल्टेज 0, इसका भी वोल्टेज 0, इसका भी वोल्टेज 0, सबकी दूसरी प्लेट का वोल्टेज तड़तड़ा के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इधर देखिए, इधर देखिए, इसका प्लस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हम दोनों का नाम दे दे, एक को नाम दे देते हैं P, एक को नाम दे देते हैं Q, चलो 2 नाम दे दिया। तो जो P है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का जो विभव है वो V है, तो इस कारण से इसका इस पॉइंट का जो विभव हो जाएगा वो भी V हो जाएगा। और इस तीनों का तीनों तार यही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए बैटरी का जो पहला प्लेट है उसका विभव भी V हो जाएगा। बैटरी का जो दूसरा मतलब कि दूसरी बैटरी, दूसरा जो संधारित्र है उसका पहला प्लेट जो है वो का भी विभव V, और तीसरा संधारित्र का जो पहला प्लेट है उसका भी विभव V। सबका विभव एक समान हो जाएगा V, क्योंकि वो सब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का विभव V है। तो इसलिए सारे संधारित्र की पहली प्लेटों का जो विभव है वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले संधारित्र में क्या विभवांतर उत्पन्न हुआ, विभवांतर उत्पन्न हुआ, कहोगे हाँ सर उत्पन्न तो हुआ है, एक में विभव V दूसरे में 0, विभवांतर तो है ना, विभवांतर तो है ना। विभवांतर कब ना होता, कब ना मानते हम कि विभवांतर नहीं है, बैटरी से कभी भी आवेश ना निकलता उस कंडीशन में जब इसमें भी विभव V होता, इसमें भी V होता, इसमें भी विभव V होता, उसमें भी V होता। अगर इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V, अगर सभी के संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभव V हो, मतलब विभवांतर 0 हो, विभवांतर हो गया ही नहीं, तब तो विभवांतर कहाँ होगा आप बताओ। अगर इसका भी विभव V, इसका भी विभव V होगा तो विभवांतर नहीं होगा। ऐसे केस में फिर बैटरी से कोनो आवेश नहीं निकलेगा। लेकिन अगर विभवांतर है दोनों प्लेटों के बीच में तो आवेश बैटरी से निकलना चालू हो जाएगा। और चूंकि अभी हम देख पा रहे हैं एक का विभव V है, दूसरे का विभव 0, एक का विभव V दूसरे का 0, विभवांतर है सब में, इस कारण से यहाँ से Q आवेश निकलता है और घर घरा के Q आवेश ऊपरवा जाता है। जैसे ही जंक्शन पे पहुंचता है, ये जंक्शन पॉइंट है साथियों, जंक्शन पॉइंट आप ऐसे समझिए
एक नदी आ रहा है, नदी पानी लेकर के आ रहा है और यहीं से 3 नहर काट दें, एक नहर इधर, एक नहर इधर, एक नहर इधर। आप बताओ क्या पानियां बट जाएगा? अगर मैं कहूं कि 100 लीटर पानी आ रहा है नदी से और तो यहाँ पे चला गया 30 लीटर, यहाँ पे चला गया 30 लीटर और यहाँ पे चला गया 40 लीटर, तो टोटल मिला के 100 हो जाएगा। वही यहां पे भी होता है साथियों। यहां पे क्यों आवेश बैटरी से निकलता तो है, लेकिन जैसे ही जंक्शन पे जाएगा ना, तो कुछ आवेश पहले वाले में, कुछ आवेश दूसरे वाले संधारित्र में और कुछ आवेश तीसरे वाले संधारित्र में चला जाएगा। आप कहोगे सर किसमें ज्यादा किसमें कम जाएगा? बाबू देखिए, संधारित्र में धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। तो जिसका धारिता ज्यादा होगा उसमें ज्यादा आवेश जाएगा, जिसका धारिता कम उसमें कम आवेश जाएगा। अगर वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है सबका, तो विभवांतर अगर सबका कांस्टेंट है, तो जिसका धारिता ज्यादा होगा उसके उसमें वोल्टेज, उसमें ज्यादा आवेश जाएगा, संचित होगा, है ना। जिसका बोतल का कैपेसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा पावर का बोतल होगा, ज्यादा बड़ा बोतल होगा, उसमें पानी ज्यादा जाएगा। तो मान लीजिए कि C1 संधारित्र है, पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता C3। यहाँ से Q आवेश निकल के गया, इस पॉइंट से सब बढ़ जाएगा। कुछ आवेश Q यहाँ तक तो पहुँचा था इस पॉइंट तक, लेकिन फिर उसके बाद बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि देखिए 3 तार निकल आया। यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना 100 लीटर पानी यहाँ पे आया, लेकिन अगर 3 नहर निकाल दीजिएगा तो कुछ पानी इधर, कुछ पानी इधर, कुछ पानी इधर बह जाने लगेगा। तो वही हाल यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी क्यू आवेश यहां तक तो आता है, लेकिन जंक्शन पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन पॉइंट। क्या कहते हैं? संधि बिंदु कहते हैं, संधि बिंदु। अब संधि बिंदु पर पहुंचते ही कुछ आवेश मान लेते हैं Q1 आवेश ऊपर निकल गया पहले संधारित्र में, दूसरे संधारित्र में माना Q2 आवेश निकल गया और तीसरे संधारित्र में Q3 आवेश निकल गया। 3 अलग अलग संधारित्र में 3 आवेश अलग अलग निकल गए। अब अगर मैं निकालना चाहूं पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए अगर मैं पहले संधारित्र हेतु चीजें निकालूं तो C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या आप ये लिख पाओगे या कुछ और लिखोगे? पहले संधारित्र के लिए C बराबर होता है Q अपॉन V। पहले संधारित्र की धारिता कितनी है? C1। तो C ना लिख करके पहले तो यहां लिखे C1। क्यों ना लिख करके क्या लिखे हम? पहले संधारित्र में कितना आवेश गया? कहोगे सर पहले संधारित्र में आवेश गया Q1, तो क्यों ना लिख करके क्या लिखिएगा? Q1 लिखिए। पहले संधारित्र में वोल्टेज मतलब विभवांतर कितना है प्लेटों के बीच में? पहले संधारित्र में प्लेटों के बीच विभवांतर है V-0, तो यहां लिखिए V-0। विभवांतर मतलब क्या? दोनों प्लेटों के विभव का अंतर लिखेंगे नीचे। तो दोनों प्लेटों के विभव का अंतर कितना है? V एक का है, एक का 0 है, तो विभवांतर निकालेंगे तो घटा देंगे V-0। चलिए अब सॉल्व करिए। C1 बराबर Q1 अपॉन में V-0 कितना हो गया? V हो गया। अब V आप इसको ऐसे ही रखा देना चाह सकते हैं या फिर आप Q1 बराबर निकालना चाहिए। Q1 बराबर निकालिए, कितना हो जाएगा? ये भागे में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, C1 इंटू V हो जाएगा। समीकरण नंबर पहला बना दीजिए, इसको डिब्बा में डाल दीजिए। अब डालिए दूसरे संधारित्र हेतु। क्या लिखिए? दूसरे संधारित्र हेतु, दूसरे संधारित्र हेतु। अच्छा, दूसरे संधारित्र हेतु निकालिएगा तो C2 बराबर क्या लिखिएगा? C2 बराबर Q2, क्योंकि C2 दूसरे संधारित्र की धारिता है, इसमें आवेश Q2 गया है और इसमें वोल्टेज का डिफरेंस कितना है? V-0। इसमें भी V-0 ही है, V-0 भी V आएगा, इधर गुणा करेंगे तो V हो जाएगा। तो आप सभी जान गए कि Q2 बराबर कितना हो जाएगा? C2 इंटू में V ही आएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। चलिए अब समीकरण नंबर 3 भी बना लेते हैं। तीसरे संधारित्र हेतु क्या लिखते हैं? तीसरे संधारित्र हेतु, तीसरे संधारित्र हेतु निकालेंगे ना साथियों। तीसरा संधारित्र ये है, इसमें देखिए C3 बराबर क्या हो जाएगा? Q3 अपॉन में V-0। C3 बराबर Q3 अपॉन में V-0। आप समझ गए हैं, आप फॉर्मूला भी समझ गए हैं, कैसे लगेगा ये भी समझ गए हैं। C3 बराबर Q3 अपॉन में V-0। V-0 कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, तो Q3 अपॉन में V बराबर C3, इधर गया गुणा हो गया, C3 इंटू V बराबर Q3, ये आ गया। इसको आप लिख लीजिए समीकरण 3। अब तीनों को अगर हम जोड़ दें,
आप मुझे जरा ये बताइए, ध्यान से सोच के बताइएगा प्यारे साथियों। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि यहाँ पे 100 लीटर पानी गया था, एक नहर ऊपर, एक नहर इधर, एक नहर इधर, 3 नहरें निकाली, एक में 30 लीटर, एक में 30 लीटर, एक में 40 लीटर। सबको अगर आप जोड़िएगा तो पूरा 100 लीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप कहोगे हाँ सर आ जाएगा। तो अगर सबको जोड़ने पर 100 लीटर आ जा रहा है तो इसका मतलब ये जो Q1 है, जो ऊपर पानी गया, जो ऊपर आवेश गया, दूसरे में आवेश गया Q2 और जो तीसरे में आवेश गया Q3, इन सबको भी जोड़ दें तो हमारा टोटल Q आवेश जो चला था बैटरी से वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं आपकी कुल आवेश, क्या निकाल लेते हैं तब तब कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश को हम क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे कि भाई Q चला, Q1 Q2 और Q3 साथ लेकर के Q1 का वैल्यू कितना आया? Q1 का वैल्यू C1V कितना आया? Q1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? C1V। कितना लिखेंगे? C1V। और Q2 की जगह क्या लिखेंगे? Q2 की जगह लिखेंगे हम C2V। क्या लिखेंगे? Q2 की जगह C2V। तो हम Q2 की जगह लिख लेते हैं C2V और Q3 की जगह क्या लिख लेंगे? Q3 की जगह लिख लेंगे C3V। हम लिख लेंगे C3V। चलिए इधर बचा है हमारे पास Q, सबका V देखिए, V सबके पास है, कॉमन ले लें सबका V। जब सबका V कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा C1, इसके पास V हमने कॉमन ले लिया, बचेगा C1 प्लस C2, इसका भी C3 और सबका ब्रैकेट में ऐसे डाल दीजिए, कॉमन ले लीजिए ऐसे V, कॉमन ले लीजिए V। तो Q बराबर आया C1 प्लस C2 प्लस C3, V कॉमन ले लिया। क्या यहां तक सबको समझ में आया? देखिए फिर से देखिए, मैं समझा दे रहा हूं। मैंने क्या किया? कुल आवेश मैंने यहां पे जोड़ा। कुल आवेश क्या हो गया? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, माने ऊपर जितना गया, इधर कितना गया, इधर कितना गया, Q1 Q2 Q3 सबको जोड़ दिया तो पता चल गया कितना आवेश बैटरी से निकला था। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 की जगह हमने रखा पहला वाला, देखिए समीकरण, Q1 बराबर C1V, C1V Q1 की जगह रख दिया, Q2 की जगह जब हमारा C2V आया था, Q3 की जगह हमारा कितना आया था? C3V आया था, हमने रख दिया, सबका V कॉमन ले लिया, बस हमारे पास सॉल्व हो गया। अब V देखिए, हमने जब कॉमन लिया तो V इधर निकल के आया। आप इधर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे आप इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए। V इधर गुणा में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? Q के नीचे भगवा में चला जाएगा, Q के नीचे भगवा में चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? अभी हमारे पास है Q बराबर C1 प्लस C2 प्लस में C3 और हमारे पास ब्रैकेट में आपने V कॉमन ले रखा है, तो V इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो Q अपॉन में V हो जाएगा बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और आप सभी फॉर्मूला याद है ना, C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। अगर C बराबर Q अपॉन V होता है तो, अरे सॉरी यहाँ पे V इधर से आया है ना भागे में, तो V लिखिए। तो Q अपॉन V की जगह क्या लिखिएगा बताइए? C। Q अपॉन V की जगह क्या लिखेगा? C। तो C बराबर कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस में C3। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये आ गया तीनों संधारित्रों की अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता का सूत्र। तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र। तुल्य धारिता आपको मैं बता दूं, तुल्य धारिता मतलब क्या होता है? पहले तो जानिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है। तुल्य धारिता का मतलब होता है एक ऐसा संधारित्र जो तीनों का अकेले काम कर सके। यानी अगर मैं C संधारित्र जो इन तीनों की जगह पर लगाया है ना, C1 C2 प्लस C3 सबको हटा दे, इसके जगह पर बस एक C का लगा देना, एक C का लगा दे, तो इन तीनों का अकेले काम कर लेगा। इन तीनों का काम वो अकेले कर लेगा। मतलब तीन अलग अलग बोतल लगाने का जरूरत नहीं है, एक बोतल बड़ा सा लगा दीजिए जो तीनों का आवेश अपने अंदर अकेले संभाले। इसी को कहते हैं तुल्य धारिता। ठीक है, तो ये जो C है वो क्या है? तुल्य धारिता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, चलिए अब आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो 2013 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस प्रकार से। देखिए 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और इधर 4 माइक्रोफैरड। आप देख पा रहे हैं? मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे करिएगा। जब आप इस तरीके से देखिएगा, ऊपर एक लगा है और एक नीचे लगा है और दोनों का ये तार कनेक्टेड है। मान देखिए इसका पहला प्लेट एक है तार से जुड़ा है, इसका दूसरा प्लेट एक है तार से जुड़ा है, मतलब ये समांतर क्रम में होगा। ये किसमें क्रम में है? समांतर क्रम में है। अगर दो संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं तो उनका धारिता का फॉर्मूला क्या होता है?
आपको बताया है ना कि समांतर क्रम में धारिता का फॉर्मूला, यहाँ पे 2 संधारित्र हैं तो C1 प्लस में C2 हो जाएगा, यानी 3 और 2, 3 प्लस में 2। माइक्रोफैरड को छोड़ दीजिए, माइक्रोफैरड को छोड़ने से फायदा ये होगा कि आपका आंसर भी माइक्रोफैरड में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 2 दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो क्योंकि समांतर क्रम का फॉर्मूला भी आपने क्या निकाला, 3 संधारित्रों को जोड़ा था, तो समांतर क्रम का धारिता का फॉर्मूला ये आया। अगर मैं 2 संधारित्र लेता हूं इसकी जगह पे, जैसे कि यहाँ पे 2 संधारित्र हैं, तो इनका धारिता का फॉर्मूला C1 प्लस C2 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 3 और होता, एक और होता समांतर क्रम में, तो हम 3 को लिखते, C3 भी लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 संधारित्र हैं समांतर क्रम में, मैंने दोनों को फॉर्मूला लगा दिया C1 प्लस C2, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 माइक्रोफैरड। यानी अगर मैं इन दोनों को हटा करके इसकी जगह एक 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा दूं, इन दोनों को हटा दिया, देखिए इस पूरा सिस्टम को हटा दिया, इस पूरा सिस्टम को हटा दिया, इसकी जगह हमने क्या लगाया, 5 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा दिया, 5 माइक्रोफैरड का, जो इन दोनों का अकेले काम कर लेगा, इन दोनों का अकेले काम कर लेगा। इसके आगे कौन लगा हुआ है, देखिए इसके आगे कौन लगा हुआ है, अभी ये दोनों को तो हल कर लिया ना आपने, ये दोनों को हल कर लिया, इसके आगे लगा है 4 माइक्रोफैरड, तो इसके आगे 4 माइक्रोफैरड लगा है, तो इसके आगे इसे बना दीजिएगा 4 माइक्रोफैरड। देखते जाइए कैसे सॉल्व करते हैं, 4 माइक्रोफैरड। अब ये किस में है, समांतर में किस श्रेणी में, आपको पहले पहचानना आना चाहिए, समांतर में है, 2 संधारित्र की श्रेणी में है। ये दोनों को आपने हल कर लिया ना, समांतर क्रम में थे, फॉर्मूला लगाया C1 C2, 3 और 2 5, इन दोनों को हटा करके क्या लिख दिया, 5 बना दिया। लेकिन इसके साथ एक और तो जुड़ा है 4 माइक्रोफैरड का, तो इधर हमने जोड़ दिया आगे लगा के 4 माइक्रोफैरड। अब बताइए ये दोनों किसमें है, समांतर में किस श्रेणी में, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, किसमें है, श्रेणी में। क्यों, क्योंकि इसका देखिए ये वाला प्लेट दूसरा वाला इसके पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, और ये होता है श्रेणी में, किसमें होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं 2 संधारित्र, फॉर्मूला क्या लगाता था, याद करिए, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि 1/C1, C1 कितना दिया है, 5, C1 का वैल्यू कितना दिया है, 5, क्योंकि पहले वाले का धारिता 5 माइक्रोफैरड, दूसरे वाले का धारिता कितना, 4 माइक्रोफैरड, 1/4, 1/C बराबर 1/5 प्लस 1/4। सॉल्व कर लो बेटा, 5 4 कैल्शियम, 5 चौके 20 नीचे आ गया, 4 एकम 4 ऊपर प्लस में 5 एकम 5 ऊपर, 5 और 4 9/20 हो गया, और ये आया 1/C के बराबर। अच्छा 1/C अगर 9/20 है, तो अगर मैं C निकालना चाहता हूं तो C कैसे निकलेगा, यहीं से देखिए आपको समझना होगा। 1/C अगर 9/20 लिखते हैं तो इसको पलट दीजिए, तो ये भी पलट जाएगा। बोथ विल इनवर्स, दोनों इन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी C बराबर जब आप लिखिएगा तो ये लिखेगा 20/9, और आंसर चूंकि आपने माइक्रोफैरड से चेंज नहीं ना किया था, तो आपका आंसर भी 20/9 माइक्रोफैरड ही आएगा, 20/9 माइक्रोफैरड ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए ये भी 2016 में आया हुआ प्रश्न है बिहार बोर्ड में हमारे। कैसे करते हैं देखिए, 6 और 6 किसमें जुड़े हैं आप बताइए, 6 और 6 जुड़े हुए हैं श्रेणी में, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। इसका देखिए ये प्लेट से ये प्लेट जुड़ा हुआ है आपस में, दूसरा प्लेट पहला प्लेट जुड़ा है एक तार से, श्रेणी में जुड़े हैं। जब श्रेणी में जुड़े होते हैं 2 संधारित्र, तो फॉर्मूला क्या लगता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो सॉल्व कर लीजिए इन दोनों को, 1/6 प्लस 1/6 सॉल्व करिए, कितना हो गया, 6 छंग 36, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 ऊपर 2 कर दीजिए, नीचे 6 6 एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 1/C बराबर 1/3 आ गया, C बराबर निकालिएगा तो 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अच्छा इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताएं, शॉर्ट ट्रिक बताएं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी 2 संधारित्र ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, जैसे 8 और 8 श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो इनका तुल्य धारिता, यानी कि इन दोनों की जगह हटा करके एक संधारित्र अगर इस्तेमाल करें जो दोनों का काम अकेले कर ले, जैसे 2 लगा है, एक 5 लीटर का, एक 5 लीटर का, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, तो हम इसके जगह पे 10 लीटर का लगा दे, तो दोनों 5 5 काम कर लेगा ना।
लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला चूंकि उल्टा है तो इसलिए फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर दो समान धारिता वाले संधारित्र जुड़े हुए हैं तो इनकी जगह पे अगर आप एक संधारित्र इस्तेमाल करिएगा जो दोनों का काम कर सके तो उसकी धारिता आधी हो जाएगी, यानी 4 माइक्रोफैरड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 माइक्रोफैरड। एक 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र 8 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका अकेले काम कर लेता है। यही तो प्रकृति का उल्टा नियम है, क्या करा जाए अब, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आप निकाल भी पाए हैं, 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े थे। इन दोनों को निकाल करके अगर मैं एक संधारित्र लगाऊं जो जिसकी धारिता C हो तो देखिए C का मान कितना आया, 3 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों का क्या हो गया, आधा हो गया। 6 का आधा कितना, 3 होता है। तो इन दोनों को हटा करके हम कितना माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा सकते हैं? सिर्फ 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा देंगे तो दोनों का काम अकेले हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से एक तरवा निकला, ऐसे निकालिए, देखिए फिर से डायग्राम बनाइए, यहाँ से तार निकालिए, ऊपर ले जाइए और इन दोनों की जगह कितना माइक्रोफैरड का संधारित्र लगाइए, 3 माइक्रोफैरड का। देखिए ऐसे लगा दिया, दोनों की जगह पे 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र हमने यहाँ 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगाया और फिर यहाँ पे ऐसे आगे चला गया, ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया और निचवा यहाँ पे जाए तो 6 माइक्रोफैरड का धारिता, ये 6 माइक्रोफैरड का धारिता, ये 6 माइक्रोफैरड का धारिता, ऊपर 3 माइक्रोफैरड, इन दोनों की जगह पे 3 माइक्रोफैरड और नीचे 6 माइक्रोफैरड, ऐसे। इसको अभी नहीं ना सॉल्व किए थे तो ये अभी वैसे का वैसा ही है, लेकिन इन दोनों को तो आप सॉल्व कर लिए हो, तो इन दोनों की जगह पे आपने 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र रख दिया। अब बताइए 3 और ये 6 किस में है, श्रेणी में कि समांतर में? अब आपका फिर प्रश्न है, दो दो को हल करते जाइए और प्रश्न बनाते जाइए। अब देखिए इसमें क्या है, श्रेणी में कि समांतर में? आपका जवाब होगा सर समांतर में। क्यों? क्योंकि इसका प्लेट भी यही बिंदु से, इसका प्लेट भी यही बिंदु से, दोनों का अगर पहला प्लेट एक है बिंदु से, दूसरा प्लेट एक है बिंदु से जुड़ा हो तो समांतर में होते हैं। और समांतर का फॉर्मूला C बराबर C1 + C2 होता है। इस हिसाब से 3 + में 6, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। यानी कि टोटल जो है इन दोनों के बीच की जो तुल्य धारिता होगा वो कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड। आ गया फाइनल आंसर, आपको कुछ नहीं करना। चलिए अब आगे देखते जाइए फटाफट। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर बिहार बोर्ड में 2012 में आया हुआ सवाल है। 2012 में लगता है बहुत कठिन है बहुत आसान। देखते जाइएगा, देखते जाइए कैसे है ये सवाल। यहाँ पे देखिए 4 और 4, देखिए इसका एक प्लेट दूसरा प्लेट, इसका एक प्लेट पहला प्लेट, 2 प्लेट है ना जी। आप ध्यान से देखिए, इसका दूसरा प्लेट ये, पहला प्लेट ये, तो दूसरा प्लेट निकल के तार गया और दूसरे वाले के पहला प्लेट से जुड़ गया, तो क्या है ये, श्रेणी की समांतर। अगर एक का दूसरा प्लेट, एक का पहला प्लेट एकवे तार से जुड़ा है तो ये कहलाता है श्रेणी। तो यहाँ पे देखिए ये 4 और ये 4 किसमें जुड़ा है जी, श्रेणी में जुड़ा है। तो अगर ऊपर वाले श्रेणी में जुड़ा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। श्रेणी का तो यही ना फॉर्मूला होता है। तो देखिए बताइए मुझे, 4 और 4 का श्रेणी 1/4 + 1/4। आपको बताया है ना, अगर 2 4 श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो तुल्य धारिता, यानी एक ऐसा संधारित्र जो इन दोनों की जगह रख सके, इन दोनों का काम अकेले कर सके, उसकी धारिता इन दोनों का आधा होता है। अभी तो बताया था पीछे कि अगर इन दोनों की जगह पे निकाले तो इन दोनों का आधा। तक आप सॉल्व करके भी देख लीजिए, टाइम खराब कर सकते हैं सॉल्व करके। 1/4 1/4 कैल्शियम 4 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1/C इधर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/C बराबर 1/2 आया। तो जब इसको उलटिएगा C बन जाएगा, इसको उलटिएगा 2 बन जाएगा, तो C बराबर आएगा 2 माइक्रोफैरड। कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो मतलब कि क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि इन दोनों को हटा करके अगर एक संधारित्र लगा दे तो हमें कितना माइक्रोफैरड का लगाना होगा, 2 माइक्रोफैरड का। तो लगा के देखिए, देखिए डायग्राम हम फिर से बनाएंगे। ऐसे बनाया, ऐसे लाइन खींचा, ऐसे गया, इस पॉइंट पे रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। ऊपर जब जाइएगा ना तो ऊपर अब जोड़िएगा कितना, माइक्रोफैरड का, ऐसे जाके यहाँ पे आके रुकिए, ऐसे, फिर यहाँ से नीचवा आइए, ऐसे करके ऐसे आइए, फिर यहाँ पे आके रुकिए, फिर यहाँ पे आगे जाइए, ऐसे निकालिए, ऐसे करिए।
देखिए कैसे बन गया। अब जो ऊपर दुई ठे थे, इन दुई की जगह हम क्या बनाए, सिर्फ एक बनाए। निचवा तो अभी ये बचा है ना जी, ये बचा है अभी 2 माइक्रोफैरड वाला, ये 4 माइक्रोफैरड वाला, ये 4 माइक्रोफैरड वाला, ये बचा है। और इन दोनों का जगह क्या लिख दिया, कितने का बना दिया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया 2 माइक्रोफैरड से। इन दोनों का एक ही हो गया 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड वाला, 2 माइक्रोफैरड वाला 4 के दोनों श्रेणी वालों को अकेलवा संभाल लेगा अपने में, है ना। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा इसका। अब जरा मुझे आप बताइए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका लिख लीजिएगा, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटा दूँ, ताकि ले लिया सभी बच्चों ने। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 2 और ये 2 किसमें है, समांतर में किस श्रेणी में, ये 2 और ये 2 समांतर में किस श्रेणी में। आप कहोगे सर समांतर में है, दिख रहे हैं, ध्यान से दिख रहा है समांतर में। तो फॉर्मूला क्या लगता है, C1 + C2, यानी कि 2 + 2, 2 + 2 कितना 4। ये 2 को हटा दें, ये 2 को हटा दें और इसकी जगह पे कितना माइक्रोफैरड का लगा दें, 4 माइक्रोफैरड का। तो ये दोनों का काम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करें ना, इसको देखिए, ये दोनों को हटा देते हैं और इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, कितने माइक्रोफैरड का, दोनों को हटा दिए। तो दोनों को हटाने पे इसकी जगह पे हम लगा दिए सिर्फ 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र। अब आप मुझे बताइए, ये तीनों किसमें है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों किसमें है, श्रेणी में कि समांतर में, श्रेणी में कि समांतर में। आप कहोगे सर श्रेणी में है, क्यों, क्योंकि इसका भाई ये वाला दूसरा प्लेट, इसका पहला प्लेट एक ही तार से है, इसका दूसरा प्लेट, इसका पहला प्लेट एक ही तार से है। तो आप कहोगे हाँ सर। तो फिर चलिए समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाइए। श्रेणी का फॉर्मूला 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। 3 लोग हैं तो 3 बार C1 C2 C3, एक बार 4, एक बार 4, एक बार 4, तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया जी, बताइए। आप कहोगे सर 4 तो एलसीएम आ जाएगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, सबका 1 1 आ गया। ठीक है, अब बताइए 1 1 1 मिलकर के 3/4 बन जाएगा। इधर आया आपका 1/c, 1/c अगर 3/4 है, तो जब ये उल्टेगा तो ये भी उल्टेगा। जब ये उल्टा तो C बना, और ये उल्टा तो 4 ऊपर और 3 नीचे। इतना माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा, इतना माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। पहले क्या क्या किया ध्यान से समझिए। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, श्रेणी क्रम में थे। 4 4 का आंसर कितना आया, देखिए मुजवानी भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लंबा नहीं है। मुजवानी में आपको सॉल्व करके दिखाऊं कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ये सबके लिए तो पेन आपको उठाना ही नहीं है, पेन उठा दिया तो पाप है भाई, नजरों में ही पाप है, पेन नहीं उठाना। ध्यान से देखिए, दुई दुई किसमें, श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़ने हैं। सेम अगर श्रेणी में जुड़ते हैं तो आधा हो जाता है, यानी इनका आधा कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। फिर ये दुई किसमें हो जाएगा, समांतर में। समांतर का फॉर्मूला C1 + C2, यानी दुई दुई मिलके 4 हो गया। फिर ये 4 इधर, ये 4 इन सब का मिला के 4 आ गया। फिर 4 4 और ये 4 इसका भी आ गया, 3 4 आ गए। जब 3 4 होते हैं तो कितना हो जाता है आंसर, याद रखिए 4/3 हो जाएगा। समांतर में अगर 3, श्रेणी में अगर 3 4 जुड़े होंगे तो इनका सबका क्या आएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बस। तो ये हो गया हमारा, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं आया। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ये हमारा BSEB बिहार बोर्ड में 2018 में पूछा गया सवाल था। बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। सवाल ये है हमारा कि ध्यान से देखिए, इस तरीके से बड़ा हौच पहुँच दिया है, बड़ा हौच पहुँच दिया था, बच्चों को कंफ्यूज कर दिया था। लेकिन आप आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे इसे, क्योंकि आज मैं इसमें बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। तो शानदार ट्रिक को कॉपी में नोट करिएगा मेरे साथ, क्योंकि हो सकता है कि ये शानदार ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को ना मिले। तो यूट्यूब पर जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कोनो टीचर बताएगा नहीं, तो फिर जल्दी से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, वो शानदार ट्रिक ये है कि भाई साहब देखिए, ये P है तो ये वाला सिरा भी P हो जाएगा, ये P तो ये वाला सिरा भी P। अच्छा, अब ये देखिए, ये Q है तो ये वाला सिरा भी Q मान लीजिए, ऐसे करके। बाकी अब P Q हो गया ना, तो दुई सिरा बचा है, दोनों को R और S मान लीजिए। चलिए, एक को हम मान लेते हैं R और एक को हम मान लेते हैं इस बिंदु को S।
ये तरवा देखिए इधर जुड़ा के इधर आया है ना, ये तार इधर क्यू सिरा से निकल के जो इधर आएगा इसको आर मान लीजिए, ये जो पी से इधर चला गया है इसको एस मान लीजिए। चलिए तो पी क्यू आर एस सब हो गया सारा। जब पी क्यू आर एस 4 बिंदु आपको मिल जाए ना, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको इस तरीके का संरचना बनाना है। देखिए कैसे संरचना, आपको ऐसे 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 एक इधर और एक इधर निकाल के ऐसे एक संरचना बनाना है, और फिर एक ऐसे निकाल के इसमें बीच में भी एक ऐसे डाल देना है। ठीक है, अब इधर देखिए और इधर देखिए, ध्यान से देखिए, मजा ही आ जाएगा, बहुत है मजा आ जाएगा। अब देखिए इस तरह का जब संरचना बना लीजिएगा तो अब बिंदु नाम धरना शुरू करिए। इस वाले पॉइंट पी, इधर वाला पॉइंट क्यू, इधर पॉइंट पी, इधर पॉइंट क्यू। ध्यान से देखिएगा, इधर मैंने पॉइंट पी रख दिया, इधर वाला पॉइंट क्यू रख दिया। एक आपका आर है, एक एस है, 2 पॉइंट और है आर और एस। एक तरफ के सिरा को आर बोल दीजिए, एक तरफ के सिरा को एस बोल दीजिए। अब बस ध्यान से देखिए, मैटर सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना, देखिए अब ध्यान से, P और R के बीच में कौन जुड़ा है, C1 जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं बताइए, P और R के बीच में कौन जुड़ा है, C1 जुड़ा है। तो P कहाँ है, ये है, R कहाँ है, ये। इसके बीच में जो संधारित्र जुड़ा होगा इसको क्या नाम दे दीजिएगा, C1 नाम दे दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, P और S, ये देखिए P और S, इसमें एक तार जुड़ा है ना, P और S के बीच में, P और S के बीच में एक तार है ना, ये P और S के बीच में एक तार है, उसका कितना संधारित्र जुड़ा है, C4। P और S ढूंढिए, P और S, इसमें कौन जुड़ा है, C4। ऐसे जुड़ दीजिए, C4 लिख दिया, P और S के बीच में C4। और देखिए जरा, और देखिए जरा, R और S, 2 बिंदु हैं, R और S के बीच में कौन सा संधारित्र जुड़ा है, C2। कौन सा, R और S के बीच में C2 जुड़ा है। R ऊपर S नीचे, क्या नाम दे देंगे इसको, C2 नाम दे देंगे। चलिए आगे देखिए, S और Q के बीच में कौन संधारित्र जुड़ा है, C3। S और Q, इसके बीच में कौन जुड़ा है, C3 जुड़ा है, C3 नाम दे दिया। और देखिए Q और ये R, इधर एक तार से जुड़ा है, Q और R। कौन सा संधारित्र इसमें जुड़ा है, Q और R के बीच में, C5। कौन सा संधारित्र जुड़ा है, C5। तो Q और R के बीच में जो संधारित्र है इसको हम क्या नाम दे देंगे, C5 नाम दे देंगे। बन गया पूरा, हो गया जी पूरा, हाँ हो गया पूरा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझिए, पहले तो आप बना लीजिएगा इस तरीके से संरचना, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए हल करना इसको। ठीक है, अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि C1, C3, C4, C5 सब 4 माइक्रोफैरेड का है, मतलब C1 भी 4, C4 भी 4, C5 भी 4, C3 भी 4। बीच में जो C2 है ना बिचरवा, वो 10 माइक्रोफैरेड का है, C2 बिचरवा 10 माइक्रोफैरेड का है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, वो किस्सा देख लीजिए तो कहानी खत्म हो जाएगा। किस्सा बस ये है कि अगर मैं यहां लिख दे रहा हूं, यदि C1 अपॉन कौन सा, C1 अपॉन C4 बराबर हो जाए C5 अपॉन C3 के, माने इस भुजा और इस भुजा दोनों भुजाओं का जो अनुपात है, इसकी दोनों भुजाओं का जो अनुपात है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो जो बीच में विकर्ण है, इसको कहते हैं विकर्ण, इसको क्या कहेंगे, बीच वाली लाइनिया को विकर्ण। तो इसमें कौनो आवेश नहीं जाता, विकर्ण में आवेश प्रवाह नहीं होता, आवेश प्रवाह नहीं होगा। अब विकर्ण में आवेश प्रवाह नहीं होगा, विकर्ण में कोई भी आवेश नहीं जाएगा, जो हमारा विकर्ण है इसमें कोई भी आवेश नहीं जाएगा, तो हम इसको रखें चाहे हम इसको हटा दें, कोई मतलब का नहीं है, इसको हम हटा ही देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, इसका संधारित्र की रचना में कोनो काम नहीं होता। जब ऐसा होता है कि विकर्ण में कोनो आवेश ही ना जाए तो संधारित्र कौन काम का, खाली बोतल लगा दो, बोतल में पानी नहीं जा रहा तो बोतल फेंको, फिर कोई काम है कि नहीं है बोतल, है ना। तो संधारित्र का बीच में हमने क्या किया, इसको हटा ही दिया C2। इस तरीके से किया जाता है जब ऐसा होता है, इन दोनों का अनुपात 1 होता है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं 4 और 4, इसका अनुपात कितना आएगा, 4 4 का अनुपात 4/4।
कहोगे सर 1 हो जाएगा। इसका अनुपात देखिए 4/4, इसका भी अनुपात 1 है ना, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर। तो बीच वाले का कोई काम नहीं था, तो बीच वाले को हटा दिया। जब बीच वाले को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, फिर बीच वाले को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर कुछ नहीं होगा, बीच वाले को हटा दीजिए। अब मुझे निकालना क्या है, कह रहा है P और Q के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। P इधर है, Q इधर है। अगर P और Q के बीच निकालना है तो जरा मुझे ये बताइए, ये दोनों किस में जुड़े हैं और ये दोनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी में कि समांतर में? आप बस मुझे ये बताइए, ये दोनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी में कि समांतर में, और ये दोनों श्रेणी में है कि समांतर में? आप कहोगे कि सर ये वाली का जो दूसरा प्लेट है वही से तरवा निकल के आया है और ये C5 के पहला प्लेट में चला गया है ना, गया है कि नहीं? इसका दूसरा प्लेट का तार निकल करके आया और इसके पहला प्लेट से जुड़ा है, यानी कि ये दोनों किस में होंगे, श्रेणी में होंगे, श्रेणी में होंगे। और श्रेणी में अगर 4-4 जुड़ा होता है तो उसका तुल्य धारिता कितना होता है? श्रेणी में अगर 4-4 जुड़ा होता है तो उसका तुल्य धारिता कितना होता है? आपको बताए थे ना, 2 होता है। कितना होता है? 2। तो यहाँ पे 4-4 का जो धारिता आएगा तुल्य, इसको हटा करके हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम सिर्फ 2 माइक्रोफैरेड का ऐसे लगा देंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। और नीचे भी देखिए, इसमें भी देखिए C4 और C3 में इसका ये दूसरा वाला प्लेट से निकल के तरवा इसके पहले प्लेट से जुड़ा है, यानी ये भी किसमें है, श्रेणी में है। और श्रेणी में अगर 4-4 जुड़ा होता है तो उसका तुल्य धारिता कितना होता है, 2 माइक्रोफैरेड, यानी कि आधा। तो हम इसको भी क्या कर दें, आधा कर दें, इसमें भी हम क्या लगा दें, 2 माइक्रोफैरेड का ही लगा देते हैं। अब बताइए, ये 2 और ये 2 किस में हो गए, कौन बच्चा बताएगा, ये 2 और ये 2 किस में हो गए, श्रेणी में कि समांतर में? अब कहोगे सर इसका पहला प्लेट, इसका पहला प्लेट दोनों एक ही बिंदु से जुड़ा है, इसका दूसरा प्लेट, इसका दूसरा प्लेट दोनों एक ही बिंदु से जुड़ा है, तो दोनों किस में आएंगे, फिर समांतर में कहलाएंगे, समांतर में कहलाएंगे। और समांतर का फॉर्मूला C = C1 + C2, यानी 2 और 2 जुड़ करके कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरेड हो गया, 4 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों की जगह भी, इन दोनों को अगर हटा दें तो इन दोनों का खेल खत्म, इन दोनों की जगह भी फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 4 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र जोड़ दें जो सबका अकेले काम कर लेगा। तो आ गया पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का तुल्य धारिता कितना आया, 4 माइक्रोफैरेड। कहानी खत्म। आपको एक डायग्राम बनाना था और डायग्राम से पूरा आंसर ला देना था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, 2018 में आया था। चलिए, अब आपके लिए एक नीट 2023 का बिल्कुल रीसेंट का नीट का एक क्वेश्चन दिखाते हैं। नीट 2023 का बिल्कुल रीसेंट नया नया ताजा ताजा क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं। दिया है 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड 2 संधारित्र है, दोनों किसमें है, समांतर में है। तो आपको समांतर का फॉर्मूला पता है ना, C1 + C2, 3 कितना हो जाएगा, समांतर में जुड़े हैं तो 3 मिलके 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जब 3 6 बन गया, क्योंकि समांतर का फॉर्मूला C = C1 + C2 ना होता है, तो 3 और 3 मिलके 6। तो देखिए ये दोनों तो 6 हो गया, लेकिन अभी ये 3 तो बाकी है ना, ये 3 बाकी है। तो ये 3 को ऐसे बनाइए और उसके आगे इन दोनों की जगह किसका इस्तेमाल करिए, सिर्फ और सिर्फ 3 6 माइक्रोफैरेड, जो इन दोनों का काम कर ले, इन दोनों का काम करेगा ये 6 माइक्रोफैरेड। ये वाला अभी बाकी है, 3 माइक्रोफैरेड अभी बाकी है। अब आप बताइए, एक 3 और एक 6 किस में जुड़े हैं, श्रेणी में कि समांतर में? 3 और 6 ये किस में जुड़े हैं, श्रेणी में कि समांतर में? आप कहोगे ये 3 और 6 तो श्रेणी में जुड़े हैं। श्रेणी में जुड़े हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी का फॉर्मूला, 3 और 6 अगर आपके श्रेणी में जुड़े हैं, 3 और 6 श्रेणी में जुड़े हैं तो फॉर्मूला 1/c = 1/c1 + 1/c2 होता है, यानी 1/3 + 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, 6 तिरिक नीचे नीचे 18 हो जाएगा, 6 तिरिक 18, और फिर 6 एकम 6, 3 एकम 3 और 1/c बराबर 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे में 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/c बराबर 1/2 आया। तो c बराबर जब ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा, ये पलट के 2 माइक्रोफैरेड बना लेगा। बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया
कितना हुआ 1/c प्लस 1 प्लस 1/c2, ये समझ में आया। एलसीएम आप इसका दो विधि से कर सकते हैं, ये मेरी दूसरी विधि है एलसीएम करने की। आप इसका दूसरा विधि भी एलसीएम का कर सकते हैं। आपको 1/3 प्लस 1/6 बचपन में कई बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है जोड़ना, तो वो कहते हैं सर आपका गलत है। बट वह मेरा भी सही है। 3 और 6 का एलसीएम आप जानते हो 6 होता है, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 एकम 6, ऐसे करके भी जोड़ देते हैं। 2 1 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आया, तो वही ना 1/c बराबर 1/2, तो c बराबर 2 आ गया। तो चाहे जैसे जोड़ो, चाहे मेरे तरीके से करोगे तब भी वैसे ही वही आंसर आएगा, चाहे अपने तरीके से करो तब भी वही आंसर। ठीक है, मेरा तरीका ऐसे है 1/3 1/6 जोड़ने का, 6 तिरिक नीचे 18, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 3 9 कर लिया, 9/18 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। मेरा तरीका थोड़ा अलग है एलसीएम लेने का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। कौन सा आंसर होगा भाई, बी नंबर आंसर होगा, ये है बी नंबर, ये दूसरे में आया था 2 माइक्रोफैरेड करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जोड़ लिया। तो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज 2 माइक्रोफैरेड, यू कैन सी दैट। आगे देखिए तीसरा नंबर, देखिए ये द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि समतुल्य धारिता निकालनी है, जो हमें फिगर दिया हुआ है, जो हमें चित्र दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 15 15 15, ये तीन जो है एक ही तार से आपस में जुड़े हुए हैं। जरा ध्यान से देखिए 15 15 15, तीन एक ही तार से ऐसे जाकर के ऐसे जाकर के ऐसे जुड़े हैं। अगर एक ही तार से सब के सब जुड़े हो तो ये किसमें होते हैं, ये किसमें होते हैं, श्रेणी में कि समांतर में। आप कहोगे सर श्रेणी में होते हैं। यहाँ से तार निकला था, वो तार इसमें गया, फिर उसके बाद इसमें से फिर इसमें इससे कनेक्ट है। तीनों एक है तार से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए तीनों किसमें होंगे, श्रेणी में होंगे। जब तीन श्रेणी में होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यानी कि 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा 15 एलसीएम आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, जुड़ के 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 1/c बराबर 1/5 आया, तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। 5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा c का वैल्यू। यानी कि इन सब को हटा कर दें और इनके जगह सिर्फ और सिर्फ 5 माइक्रोफैरेड लगा दें, तो इन तीनों का कम हुआ कर लेगा अकेले वो 5 माइक्रोफैरेड। इन तीनों का काम अकेले ये 5 माइक्रोफैरेड करेगा। तो चलिए इन सब को हटा करके एक डायग्राम बगल में इसके बना देते हैं आपके लिए, ताकि आप इसे समझ सको। इन सब को हटा दिया, इन सब को हटा दिया और इसकी जगह क्या लगाया, सिर्फ 5 माइक्रोफैरेड लगा दिया, सिर्फ 5 माइक्रोफैरेड लगा दिया। इन सब को हटा करके इसकी जगह सिर्फ 5 माइक्रोफैरेड लगा दिया, लेकिन ये तार आगे जा करके ऐसे जुड़ा है, ऐसे जाके ऐसे आएगा, तो हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ये तार ऐसे लगाएंगे, ये तार ऐसे जाके ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे अभी 15 माइक्रोफैरेड जुड़ा है जी, 15 माइक्रोफैरेड जुड़ा है। और फिर उसके बाद यहाँ जाके एक बैटरी भी तो आगे जुड़ी है, तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे, इधर से ऐसे निकालेंगे और एक बैटरी ऐसे जोड़ देंगे ऐसे करके। ठीक है, और ये बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ E है। अब देखिए मुझे ये बताइए, ये 15 और ये 5 किस में जुड़े हैं, श्रेणी में कि समांतर में, पहचानो जरा, पहचानो यार भाई। ये बताइए 15 से तार यहाँ से बैटरी से निकला था तार, ये बैटरी से तार यहाँ पे जैसे ही पहुंचा, इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, बैटरी के प्लस टर्मिनल से जैसे ही पहुंचेगा इस पॉइंट पे तार, इधर से इधर जाया, इधर से इधर गया, बटा कि नहीं बटा, इधर से तार गया तो इधर से उधर एक तार चला गया, एक तार इधर से इधर चला गया। नेगेटिव टर्मिनल से भी जो तार निकला था एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो दो तार इसमें गए थे, दो तार इसमें गए थे, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो यहाँ तार का आवेश का बंटवारा होगा, और जब बंटवारा होता है तो समांतर क्रम होता है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या लगेगा, 5 और 15 को समांतर में जोड़िएगा, तो 5 और 15 को समांतर में जोड़िएगा तो c बराबर होता है c1 प्लस c2। 5 और 15, 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैरेड। 20 माइक्रोफैरेड चारों में कौन सा ऑप्शन है, 30 25 15 20, तो 20 माइक्रोफैरेड हमारा चौथा नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए आप, विश्वास ना हो तो नीट 2023 का सवाल है, नीट 2023 में डायरेक्ट सवाल पूछा था। देखिए कितना हल्का लेवल का सवाल पूछता है। आप फर्जी घबराते रहते हैं, नीट 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 हवा होता है, कुछ नहीं होता, बिहार की माटी है अपनी। नीट और जे इस बार फोड़ेगा और विद्याकुल से सब जगह का टॉपर निकलेगा। तो साथियों बस तैयारी करो, खूब मेहनत करने के लिए मेरे साथ, इस बार मेहनत का परचम दिखना चाहिए, अपना बच्चा हर एक क्षेत्र में टॉपर निकलना चाहिए। देखिए
अब ये क्वेश्चन है जेई मेन का, जेई मेन आईआईटी जेई मेन का क्वेश्चन है साथियों, ऑनलाइन 2019 का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पे 1 और 4, देखिए क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, कह रहा है 4 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश का मान। यहां पे आवेश पूछ रहा है कितना होगा, 4 माइक्रोफैरेड वाले में आवेश पूछ रहा है कितना होगा। तो पहले तुल्य निकाल लो, पूरा पूरा तुल्य निकाल लेते हैं, सबका तुल्य धारिता आएगा कितना ये निकाल लेते हैं। तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से बताइएगा। ये दोनों किसमें है, आप मुझे बताओ ना, ये दोनों किसमें है, श्रेणी में कि समांतर में? आप देख करके चित्र बता सकते हो भाई, ये दोनों समांतर में। समांतर का फॉर्मूला C1 + C2 यानी 5 और 1 मिलके कितना 6। तो भाई यहां से एक तार ऐसे गया है, देखते मैं बना रहा हूं कैसे कैसे। देखिए एक तार ऐसे गया, ये तार ऐसे गया, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड का जुड़ा है, मैंने जोड़ दिया, अगवा गया, अगवा गया, इन दोनों को जोड़ डाला ना, इन दोनों को जोड़ डाला, तो इनकी जगह पे कितना संधारित्र का धारिता इस्तेमाल करेंगे, 5 और 1 की जगह कितना संधारित्र की धारिता इस्तेमाल करेंगे जो दोनों का काम कर सके। आपका जवाब होगा 5 और 1 मिला करके 6 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र दोनों का काम कर लेगा भैया, क्योंकि दोनों समांतर में थे। अच्छा ये तरवा आगे गया, आगे गया तो इस पॉइंट पर ऐसे मिल गया कि नहीं मिल गया, इस पॉइंट पे आके तो यहाँ पे आए और यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट बना दिए। फिर यहाँ से एक तार ऐसे निकाल के लाए, एक तार ऐसे निकाल के लाए, यहाँ पे एक और जुड़े हुए हैं बाबू साहब, बाबू साहब का नाम है 3 माइक्रोफैरेड। फिर यहाँ से तरवा आगे गया तो यहाँ आके फिर एक बिंदी है, बिंदी है, यहाँ पे एक तरवा निकल के 4 वाले के साथ जुड़ा हुआ है, इसे जोड़ दिया। ठीक है, आगवा निचवा गया, निचवा गया, यहाँ पे एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा है और घूम के ऐसे जुड़ गया है। बस यही तो है ना पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम ऐसे ही है। अब बताइए ये 4 और 6 किस में है, श्रेणी में कि समांतर में? ये 4 और 6 किस में है जी, श्रेणी में कि समांतर में? ये डायग्राम 1 था, ये डायग्राम 2 है। आप बताते जाइए 4 6 श्रेणी में कि समांतर में? आपका जवाब होगा कि सर ये 4 और 6 किस में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं, नहीं है ये श्रेणी में है भाई। 4 6 और 4 6 श्रेणी में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 ऐसे जोड़ दूं और मैं कहूँ श्रेणी में, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2, यानी कि 1/4 प्लस में 1/4 1/6 कितना हो जाएगा 6। एलसीएम याद है ना, मैंने कैसे तरीका बताया था, तरीका याद है कैसे बताया था, 6 चौक 24, 6 एकम 6 प्लस 4 एकम 4, 6 4 10, नीचे 24, 1/c 1/c। अब इसको पलट दीजिए, ये भी पलट जाएगा, 1/c हो जाएगा पलट के c, 10/24 पलट के हो जाएगा 24/10। ले भाई c बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए जल्दी से। c बराबर 24/10 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इन दोनों को हटा के इनकी जगह पे एक बनाऊं, देखिए तीसरा डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं, इन दोनों को हटा करके इनकी जगह क्या किसका इस्तेमाल करूं, 4 6 की जगह, 4 और 6 की जगह, 4 और 6 की जगह मैंने हटा दिया, क्योंकि 4 6 को मैंने जोड़ डाला, इनकी जगह पे मैं किसका इस्तेमाल करूंगा 24/10। अगर मैं इनका 24/10 इस्तेमाल करूंगा, 24/10 इस्तेमाल करूंगा इन दोनों की जगह, तो यहाँ से एक तार ऐसे निकलेगा, एक तार ऐसे निकलेगा, ये दोनों की जगह तो मैंने 24/10 इस्तेमाल कर लिया। इधर एक तार जाएगा, इधर एक तार जाएगा, अभी 3 माइक्रोफैरेड वाला अभी बचा हुआ है, तो 3 माइक्रोफैरेड बचा है। नीचे वहाँ फिर 10 वोल्ट का बैटरी भी जुड़ जाएगा, ऐसे करके बैटरी भी जुड़ा है, यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी जुड़ा है। अब बताइए ये दोनों किसकी जगह पे इस्तेमाल होंगे, आप मुझे बताइए। ये दोनों श्रेणी में कि समांतर में, ये दोनों बेचारे श्रेणी में कि समांतर में? ये दोनों को तो जोड़ दिया ना आपने, श्रेणी में थे भाई साहब, इनकी जगह पे 24/10 आ गया, जो दोनों का काम अकेले कर लेगा। लेकिन इसके साथ ये 3 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है ना जी, ये तो अभी समांतर में अभी ये लगा हुआ है, इसको तो अभी आपने हल नहीं किया ना, इसको अब हल करके बताइए। ये तो समांतर में दिख रहा है, समांतर में है ना, तो समांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब आप समांतर में लेंगे किसको किसको लेंगे, समांतर का फॉर्मूला c बराबर c1 + c2। c1 कितना दिया है, ये कितना दिया है 24/10, ये कितना दिया है 3, तो ये 24/10, ये कितना दिया है 3, जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1, एलसीएम आएगा 10 एकम, 10 एकम नीचे 10, 10 तिरिक ऊपर आ गया 30, 24 एकम 24,
क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखिए, एलसीएम लेना बहुत ही आसान होता है, बच्चा कठिन बनाता है, उसमें मार एलसीएम लेने लगता है, सब कठिन तरीका, ये सब टाइम बर्बाद करता है। आसान तरीका देखिए कैसे लेते हैं, आसान तरीका सीखिए, सीखिए जी कैसे आसान तरीका है। मैं क्या करता हूं, 10 एकम 10, नीचे वालों को आपस में गुणा कर लिया, 10 एकम नीचे 10, 24 एकम इसका हर इसका अंश दोनों का गुणा करिए, 24 एकम 24 प्लस में हर अंश 10 तिरिक 30, ठीक है। चलिए 30 40 50 कितना आ गया, 30 40 50 54 बटे में 10, 30 40 50 54 बटे 10 कितना हो गया, सी बराबर इतना माइक्रोफैरड आ गया। इतना माइक्रोफैरड लगा दीजिए, इसमें आप माइक्रोफैरड लगा दीजिए, यही आ गया आपका तुल्य धारिता, इतना माइक्रोफैरड का तुल्य धारिता आ गया 54 बटे 10। तो इन दोनों को भी हटा दें और इसकी जगह पे लगा दें 54 बटे 10। चलो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर लेते हैं कि भैया बैटरी 10 वोल्ट का जो टर्मिनल निकल रहा है वो किस में जा रहा है, ये 54 बटे 10 वोल्ट में जा रहा है, 54 बटे 10 माइक्रोफैरड की धारिता में जा रहा है। आप कहोगे यस सर ठीक है, ऊपर 54 बटे 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा है, नीचे 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, इस तरीके से इसमें संचित होगा आवेश। सब जितना भी आधार जितना भी सब छोटा 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 सब लगा था सबको हल कर डाला और सबको हल करके 54 बटे 10 आ गया है। ठीक है सर, अब मुझे बताइए कि कितना आवेश निकलेगा इस बैटरी से, कितना आवेश जाएगा, 10 वोल्ट का जो बैटरी है इसमें से कितना आवेश जाएगा। आपका जवाब होगा कि जो 10 वोल्ट का बैटरी इस 54 बटे 10 माइक्रोफैरड में आवेश संचित होगा तो फिर संचित कितना होगा, C बराबर Q अपॉन V। C का मान कितना, 54 बटे 10। Q का मान पता है, नहीं पता। V का मान पता है कितना है, V का मान तो पता है ना जी 10 वोल्ट, V का मान पता है, बैटरी का वोल्टेज पता है 10 वोल्ट। ठीक है, अब Q निकालिएगा तो 10 से 10 कट जाएगा तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 54 माइक्रोकूलम। क्यों माइक्रोकूलम में आएगा, क्योंकि जो आपके संधारित्र की धारिता है वो माइक्रोफैरड में है, तो इस हिसाब से वोल्टेज तो V में लेंगे आप। ठीक है, V वोल्ट लिया है बैटरी का, तो इसलिए आपका जो आवेश है वही किस में आ जाएगा, माइक्रोकूलम में आ जाएगा। तो 54 माइक्रोकूलम का आवेश आपका निकल के इसमें से जाएगा, इसमें से निकला और यहाँ पे गया। यहाँ पे अगर आप देखिए पहले वाले में आ जाइए, ध्यान से देखिए पहले वाले, अब डायग्राम में सबसे पहले डायग्राम में देखिए, सबसे पहले डायग्राम में देखिए, लाल रंग ले लेते हैं, देखिएगा देखिए 10 वोल्ट के बैटरी से कितना निकला, आप कहोगे सर 54 माइक्रोकूलम निकला, 54 माइक्रोकूलम निकला। अब 54 माइक्रोकूलम जब निकला तो यहाँ पे गया होगा कुछ माइक्रोकूलम, क्योंकि यहाँ पे तरवा बट गया, यहाँ पे तार बट गया, कुछ तार ऊपर कुछ तार नीचे। यहाँ से जब 10 वोल्ट का बैटरी से 54 माइक्रोकूलम निकला था तो यहाँ पे बट नहीं गया, कुछ इधर चला गया कुछ ऊपर चला गया। आप कहोगे हाँ सर बट तो गया, बट तो गया, लेकिन याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा, 10 वोल्ट का बैटरी यहाँ लगा है तो 10 वोल्ट इसके सिरे पर भी होगा। यहाँ पे 54 माइक्रोकूलम, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ 54 माइक्रोकूलम निकलेगा। कुछ आवेश Q1 इधर चला जाएगा, कुछ आवेश Q2 ऊपरवा चला जाएगा, ऊपरवा चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो कुछ इसमें चला जाएगा और कुछ उसमें चला जाएगा। यहाँ तक तो 54 आएगा, यहाँ तक तो 54 चल के आएगा, बैटरी की जब पॉजिटिव से निकलेगा 54 माइक्रोकूलम यहाँ तक आएगा, लेकिन इसमें कुछ अलग चला जाएगा, इसमें कुछ अलग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा ना आवेश का। नहर बन गया है ना, नदी में 2 ठो नहर बन गया, तो यहाँ पे Q1 इधर Q2 इधर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, अगर 10 वोल्ट का बैटरी लगा है तो समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बंटता, समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है। यानी ये वाला देखिए इसके साथ ये पूरा समांतर क्रम में है, तो इन पूरे के बीच में जितना वोल्टेज होगा, माने कि इसके बीच में जो वोल्टेज होगा वो भी 10 वोल्ट बटेगा और इसके बीच में भी 10 वोल्ट बटेगा। ठीक है, तो 10 वोल्ट इस 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र के सिरे पर है, तो इस 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है वो कितना है, 10 वोल्ट ही है। तो अगर आप इस Q1 का मान निकाल लेना तो मजा ही आ जाए
Q1 का मान निकालने तो मजा ही आ जाए। आप कहोगे सर इस Q1 का मान निकलेगा कैसे, तो Q1 का मान निकालना कठिन थोड़ी है, आपको फॉर्मूला पता है। मैं यहाँ पे देखिए मैं निकाल देता हूँ इसको, मैं मिटा करके, आप यहाँ पे फॉर्मूला रख के निकालिए ना भाई, कितना हो जाएगा C बराबर Q अपॉन में V, तो Q1 बराबर यहाँ से निकालिए C इंटू वी कर दीजिए, C इंटू वी इधर गुणा हो जाएगा ना जाके। C का वैल्यू कितना, इसका देखिए C का वैल्यू कितना 3 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज कितना दिया है 10 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 गुणे 10 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम Q1 हो गया। अब आप मुझे बताइए, अब आप नहीं अब आप मुझे बताइए ध्यान से कि भाई 30 माइक्रोकूलम Q1 इधर चला गया, कितना चल के आया था 54 चल के आया था, 54 चल के आया था बैटरी से, 30 इधर चला गया, इस 3 माइक्रोफैरड में 30 घुस गया, तो बचा कितना, बचा कितना, जितना बचेगा वही तो Q2 होगा, वही तो ऊपरवा जाएगा ना, है ना। तो कितना बचा 30 तो इधर चला गया, बचा 30 में से 20 24 बचा, तो 24 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगा हमारा Q2 हो जाएगा, बस कहानी खत्म। तो इस वाले 4 माइक्रोफैरड में कितना आवेश जाएगा, यही तो पूछा है, 4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश का मान होगा। 4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में कितना आवेश गया, Q2 आवेश गया, Q2 का मान कितना 24। कैसे निकाले, हमें पता चल गया कि टोटल बैटरी से 54 माइक्रोकूलम आवेश निकला था, पहले वाले में चला गया कितना 30 माइक्रोकूलम। कैसे पता चला पहले वाले में चला गया, क्योंकि हमें पता है ये पूरा भी जुड़ा हुआ है इस बैटरी के साथ, ये पूरा भी जुड़ा है इसी बैटरी के साथ, तो इसमें भी 10 वोल्ट होगा और इसके सिरों पर भी 10 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर इसके सिरे पर 10 वोल्ट, जो समांतर क्रम में ना वोल्टेज बिल्कुल सब में सेम रहता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, आवेश का बंटवारा होता है, याद रखिएगा। तो समांतर क्रम में है ये वाला सिरा, तो इसमें 10 वोल्ट इसके सिरे पर भी 10 वोल्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ से निकाल लिया भाई Q1 का मान आया 30 माइक्रोकूलम, 30 अगर इसमें चला गया, 54 निकला था टोटल, तो 24 इसमें चला जाएगा, 4 माइक्रोफैरड आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब आपसे बस एक ही विनती करेंगे, एक छोटी सी विनम्र निवेदन है साथियों, अगर आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना है, आपको मज़ा आता है कुछ हाई लेवल एडवांस लेवल क्वेश्चन करने में, कुछ नीट के क्वेश्चन करने में, बोर्ड के तो क्वेश्चन आपने किए ही कहे, आपने नीट और जेई के भी क्वेश्चन किए, अगर आपको मज़ा आया हो तो ये वीडियो निश्चित ही 1000 बच्चे देखेंगे, 2000 बच्चे देखेंगे। मैं चाहता हूँ ये वीडियो पूरा बिहार देखे, मैं चाहता हूँ इस चैनल को पूरा बिहार सब्सक्राइब करे, क्योंकि यहाँ एक एक शिक्षक बहुत मेहनत से अपने कंटेंट को तैयार करता है और बहुत उम्मीद के साथ कि ये पूरा बिहार इसको देखे। भैया ये कंटेंट हल्का तो नहीं है कहीं भी, आप देख सकते हैं, आप मैच कर लीजिए पूरे यूट्यूब में, ऐसा कोई भी कंटेंट कोई भी ले करके पढ़ा रहा हो, हमारे बिहार के लिए पढ़ा रहा हो, बोर्ड लेवल पे ऐसा कोई भी इंसान कंटेंट पढ़ा रहा हो, आप जाके देखिएगा पूरे यूट्यूब पर। साथियों आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे कंटेंट को निकालने में बहुत समय लगता है, कौन से क्वेश्चन रिसेंट आए हुए हैं उन्हें छांटना, उस टॉपिक से रिलेटेड निकालना, नीट का निकालना, जेई का निकालना, मल्टीपल बुक्स रखनी पड़ती है साथ में सिर्फ आपके लिए। तो बस एक छोटी सी विनम्र विनती है, चैनल को दबा के पहले तो सब्सक्राइब करिए और खूब सारे दोस्तों को शेयर कर दो यार, इससे टीचर का एक मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और ज़्यादा अथक परिश्रम करने के लिए उत्साह मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे दिया होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जा करके अभी टेलीग्राम चैनल के लिंक पर पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करिए और क्वेश्चंस को अपने से फिर से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से आ गया होगा, जहां नहीं आया वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू एवरीवन, ख्याल रखिए।